Well, friends, good morning, everyone. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik. Today, we are going to discuss a very important topic, that is registered mortgage versus equitable mortgage. Equitable mortgage और registered mortgage में कौन सा बेटर है, क्योंकि दोनों mortgage के मोड ऑफ mortgaging दोनों साधन हैं, सोर्स ऑफ mortgage हैं, दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा मोर्गेज रजिस्टर्ड मोर्गेज और इक्विटेबल मोर्गेज होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 6 प्रकार के मोर्गेज हैं, जिनमें मोस्टली ज़्यादातर इक्विटेबल मोर्गेज, उसके बाद रजिस्टर्ड मोर्गेज होता है। आइए लेट अस स्टार्ट। क्या है ये चीज़ें, एक एक को ढंग से समझते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर्गेजेस, कोई एग्जाम क्लरिकल, पीओ, मैनेजर टेस्ट, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो इस टॉपिक को कवर ना करता हो। अतः आइए इसको ढंग से समझा जाए। तो देखिए, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जैसे इसका नाम है रजिस्टर्ड मॉर्गेज, ये मॉर्गेज रजिस्टर्ड होता है। इसको सिंपल मॉर्गेज भी बोलते हैं, रेगुलर मॉर्गेज भी इसी को बोलते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने बताया था सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज क्या है, व्हाट इज मॉर्गेज? मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नॉट ऑल राइट्स, सम ऑफ राइट्स के ट्रांसफर करता है मॉर्गेजर मॉर्गेजी को। मॉर्गेजर कौन है? जो लोन लेता है, जो प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी दे के लोन लेता है। मॉर्गेजी लेंडर है या बैंकर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी जिसको हम साइज, लोकेशन, बाउंड्रीज से उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग मनी बाय वे ऑफ लोन। वो लोन फ्यूचर डेट भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग डेट भी हो सकता है, विच मे राइज पेक्यूनरी लायबिलिटी। पेक्यूनरी मीन्स मॉनेटरी लायबिलिटी। ये डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद आज हम ये दो चीजें करते हैं कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या है, सिंपल मॉर्गेज। तो 58 ऑफ बी में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में ये सिंपल मॉर्गेज बताया गया है। तो पहले देखेंगे प्रोसीजर ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज का प्रोसीजर दोनों में क्या है, इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में। इक्विटेबल मॉर्गेज को मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी कहते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इसकी डेफिनेशन 58 ऑफ एफ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में है। तो प्रोसीजर देखिए, यहां पर रजिस्टर्ड मॉर्गेज में 3 पार्टीज हैं, एक मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। मॉर्गेजर जो कस्टमर है, जो बैंकर से सिक्योरिटी रख के यहाँ पर रजिस्ट्री कराता है। तो इसमें 3 पार्टी हैं और इस यहाँ पर 2 पार्टीज, 2 ही हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। लोन लेने वाला, लोन देने वाला। नो अदर थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। कोई तीसरे को इसके विषय में पता नहीं होता है, थर्ड पार्टी नहीं है। मॉर्गेज फॉर ए लोन, तो इसकी कंडीशन क्या है? इक्विटेबल मॉर्गेज, लोन के लिए मॉर्गेज हो, डेट होना जरूरी है, और इंटेंशन टू क्रिएट चार्ज और द सिक्योरिटी। और तीसरा नोटिफाइड एरिया, ये नोटिफाइड एरिया में ही मॉर्गेज हो सकता है। तो ये आगे बताया जाएगा। सेकंड, मॉर्गेज बाय रिटन डॉक्यूमेंट। ये जो सिंपल मॉर्गेज है और ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज है, ये रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डीड भरी जाएगी। स्लाइट लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है। यहाँ तो सिर्फ बाय डिपॉजिटिंग ऑफ टाइटल डीड मॉर्गेज हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये इजी प्रोसीजर है, टाइम सेविंग प्रोसीजर है। तो पार्टी इसमें थर्ड पार्टी नहीं है, तो इसमें नो रिटन एग्रीमेंट, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, ओनली डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये टाइटल डीड ही डिपॉजिट होते हैं। तो ये इजी है और टाइम सेविंग है। तो एक तो ये चीजें हैं। दूसरा, कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट में यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। तो
कॉस्टली है थोड़ा, इस पे खर्चा आता 5% टू 8% तक ज़्यादातर स्टैम्प पेपर खरीदे जाते हैं। तो ये इसमें स्टैम्प पेपर जरूरी है। नो सच कॉस्ट, यहाँ पर ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है। हाउएवर इन फ्यू स्टेट्स इट इज 0.1% टू 0.2%। कुछ एक स्टेट में ये अभी इसका स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा बहुत लगता है। तो ये था। तीसरा, रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? यहाँ तो रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज है। नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि इन फ्यू स्टेट लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी है। रेस्ट्रिक्शंस, ये कहाँ पर मॉर्गेज हो सकता है? नो रेस्ट्रिक्शन इन टर्म ऑफ एरिया, ये हर जगह इसका मॉर्गेज किया जा सकता है। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज में रिस्ट्रिक्टेड टू कैलकाटा, बॉम्बे, मैड्रास, ये उस समय के नाम है जब ये एक्ट बना था 1882 में। तो आजकल इनके नाम चेंज हो गए हैं, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कैलकाटा, बॉम्बे, मैड्रास प्लस एरिया नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एरिया नोटिफाइड होता है, आजकल ऑलमोस्ट सभी जगह ये नोटिफाइड है। तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पोजेशन, राइट एंड लायबिलिटी, देखिए पोजेशन और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो पोजेशन नॉट ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी। मॉर्गेजर पर्सनली लायबल, देखिए यहाँ पर मॉर्गेजी पर्सनली भी लायबल है और सिक्योरिटी भी है। तो पर्सनली लायबल का मतलब है कि उसका लिमिटेशन, जो एक्ट है 1963, उसके अनुसार व्यक्ति का 3 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड से 3 साल तक उससे पैसा डिमांड किया मांगा जा सकता है, लिमिटेशन पीरियड है। और सिक्योरिटी जो है उसका 12 साल है बोथ केसेस में। पोजेशन यहाँ भी नॉट ट्रांसफर्ड, पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता मॉर्गेज या बैंकर के फेवर में। पोजेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय मॉर्गेजर। अगर मॉर्गेजर डिफॉल्ट करता है तब पोजेशन ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखिए मॉर्गेजर्स आईपी रिडेम्पशन, जो मॉर्गेजर ने गिरवी रखी है, जो लैंड जमीन जो गिरवी रखी है, उसका रिडेम्पशन राइट, मतलब उसका अपना ओनरशिप या अपने फेवर में उसको कैसे कराएंगे, तो रिडेम्पशन राइट है। ये राइट है, दोनों केस में है। राइट रिमेन विद द मॉर्गेजर इफ ड्यूज आर रिपेड। ये तभी है रिडेम्पशन राइट जब उसने टोटल ड्यूज पे कर दी हैं। तो इसके बाद देखिए मॉर्गेजर रिडेम्पशन राइट मॉर्गेजर का बनेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय मॉर्गेजर। अगर लोन लेने वाला डिफॉल्ट करता है तो क्या सिचुएशन बनेगी? रजिस्टर्ड मॉर्गेज में मॉर्गेजी हैज 2 ऑप्शंस, बैंक हैज 2 ऑप्शन, या तो सूट फाइल करे रिकवरी के लिए, या सिक्योरिटी के अगेंस्ट सेल का डिक्री ले मॉर्गेजी, या एक सूट भी फाइल किया जा सकता है जिसमें सूट फॉर रिकवरी भी आएगा और सेल का भी हो जाएगा। एक सूट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं, आइदर फाइल सूट फॉर रिकवरी और फाइल सूट फॉर सेल, या दोनों में एक करें या दोनों एक ही सूट में फाइल करें। तो मॉर्गेजी हैज द राइट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज आईपी। ये इक्विटेबल मॉर्गेज में आईपी को अटैच किया जा सकता है, उसका सेल की डिग्री ली जा सकती है। रिकवरी प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड थ्रू इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। यहाँ भी इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के थ्रू ही होगा, अपने आप सेल नहीं हो सकती है। नोटिस 3 मंथ नोटिस वगैरह देके जो भी प्रक्रिया है। अब देखिए रिस्क फैक्टर अगर देखा जाए तो लोअर रिस्क यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी रजिस्ट्री हो जाती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसकी एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पर लोअर रिस्क है। इस केस में टाइटल डीड
डिपॉजिट बाय टाइटल डीड में इक्विटेबल मॉर्गेज में हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री नहीं होती है। तो अनदर, क्यों इसमें दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज में बी क्रिएटेड ऑन द सेम आईपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईपी मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी पर दोबारा मॉर्गेज हो जाता है तो फोर्जरी के चांसेस हैं। तो प्रेफरेंस के केस में ये सेफ है, उससे ये सेफ है, और ये नॉट सो सेफ, इतनी सेफ नहीं है, पर इसमें प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। आजकल वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आजकल ये भी कैसे सेफ है। चांसेस ऑफ फोर्जरी आर देयर, इस केसेस में फोर्जरी के चांसेस बहुत होते थे। तो अभी क्या किया, एक सरफेसी एक्ट आया और उसमें एक सेंट्रल रजिस्ट्री होने लगी। जैसे ही मॉर्गेज होगा, मॉर्गेज के विद इन 30 डेज फटाफट उसकी रजिस्ट्री वहां हो जाएगी और वहां से वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जब भी दूसरी जगह वो जाएगा उसको मॉर्गेज कराने के लिए, तो उसको उस फोर्जरी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये है कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल रजिस्ट्री उसमें एंटर होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने इसको विद इन 30 डेज दिया। अगर 30 डेज में सेंट्रल रजिस्ट्री में एंट्री नहीं होती है तो उस पर पेनल्टी है। तो अब सेंट्रल रजिस्ट्री विद इन 30 डेज ऑफ मॉर्गेज के 30 दिन के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्री में इसकी एंट्री करानी जरूरी है, अदरवाइज उसका पेनल्टी लगती है। तो आजकल इक्विटेबल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी सेफ है, और ज़्यादातर प्रचलन में यही है क्योंकि इजी मेथड है, टाइम सेविंग है, खर्चा नहीं है। तो और लगभग नोटिफाई एरिया काफ़ी पूरे भारतवर्ष में इसको बढ़ा दिया गया है, तो ये भी उतना ही सेफ है। तो ये था रजिस्टर्ड मॉर्गेज या सिंपल मॉर्गेज वर्सेस इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट्स, माय लॉजिक, माय कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंफ्यूजन होता है कि सिंपल मॉर्गेज क्या है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज का क्या है, तो दोनों सेम चीज है। यहाँ पर इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ये भी एक ही चीज है। इक्विटेबल का मतलब यहाँ पर है कि इस पर इक्विटेबल सामान्य रूप से, मान लिया वो कोई लोन लेने वाला व्यक्ति अगर डिफॉल्ट करता है, रिपे नहीं करता, तो प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, I think it is okay. Have a nice day. Thank you for watching the video.